बोर्ड पे देखिए जी। उसका कुछ काम नहीं है तो बोर्ड पे देखिए। 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट चैप्टर कंप्लीट करा है। पूछे सर फर्स्ट का एफ बुक में से इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, मतलब हमने अगर लोन पार्टनर को दिया, पार्टनर दो नाम से टॉपिक आएगा चैप्टर, उसमें डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ डॉट पूछा तो शायद किसी ने है ना कि पार्टनर ने लोन दिया है या पार्टनर को लोन दिया है, ये दो सेपरेट चीजें डिस्कस हुआ है टॉपिक। और बोर्ड पे देखिए ध्यान से, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। 11th क्लास फाइनल अकाउंट चैप्टर में ये हमने पढ़ा था तीन चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, एक पीएनएल अकाउंट, एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि जो हमने सामान बेचे हैं, गुड्स बेचे, उसमें कितना कमाया। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने 8 रुपीस का परचेज किया और 10 रुपीस का सेल करता हूं, तो एक मार्कर में 2 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, मेरा मार्जिन 2 रुपए का। पूरे साल में 1 लाख मार्कर मैंने बेच दिए तो 2 लाख रुपए कमा लिए। ये कैलकुलेट करके बताना इस वाले अकाउंट का काम, ट्रेडिंग अकाउंट का काम। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आता है, क्योंकि उस 2 लाख के प्रॉफिट में से मुझे और खर्चे भी निकालने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी निकालना, शॉप का रेंट भी निकालना, एम्प्लॉय की सैलरी भी निकालनी, इस 2 लाख में से, इस कमाई से ही निकालनी। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से खुद भी यहां आता है, फिर यहाँ हमारे बाकी के खर्चे आते हैं, छोटी मोटी अदर इनकम होगी तो यहाँ से आती है, फिर आता है सर हमारा फाइनल प्रॉफिट, जिसे नेट प्रॉफिट बुलाते हैं। तो बाकी के सारे नेट का मतलब ये होता है आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग, नेट प्रॉफिट यहाँ से आता है। तो क्या करता है इस नेट प्रॉफिट का, इसे हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं और कैपिटल में ऐड करते हैं, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमारे लिए, बिजनेस के अकाउंटेंट के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जितना प्रॉफिट है वो ओनर को रिटर्न करना होता है। मतलब बिजनेस में अकाउंटेंट है, जो भी कमाई करी ओनर को वापसी करो, 5 रुपए कमाए ओनर को दो, 10 रुपए कमाए ओनर को दो, लॉस है ओनर के अकाउंट से काटो। कैपिटल में ही प्रॉफिट ऐड होना है, कैपिटल से लॉस माइनस। क्लियर हो गया जी बात? अभी तक मैंने 12th वाला कुछ नहीं बताया, 11th वाला रिवाइज करवाया। इतना क्लियर है जी सबको? ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकला वो पीएनएल में गया, पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला वो बैलेंस शीट में गया। अब मैं इसी पर जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं। जर्नल एंट्री क्या क्या करेंगे, हमें ग्रॉस प्रॉफिट की बताइए फटाफट से। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री हुई ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री बताइए नेट प्रॉफिट की। सर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। देखो ट्रेडिंग के बराबर में अकाउंट लिखा, पीएनएल के बराबर में अकाउंट लिखा, बैलेंस शीट के बराबर में अकाउंट नहीं लिखा। ट्रेडिंग और पीएनएल के टॉप कॉर्नर्स में डेबिट क्रेडिट आते हैं, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं है, व्हिच इज नॉट एन अकाउंट। सिर्फ एक पेज पर जिस अकाउंट का बैलेंस बच गया हमने उसे एक शीट पर लिख दिया, उसका नाम लिख दिया बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट कभी एंट्री के अंदर नहीं आता। एंट्री एंड प्रॉफिट की क्या हुई, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है, कैपिटल बढ़ गई ना, देखो समझ आ रही है ये बात? 11th क्लास तक था, अब 12th क्लास में आ गए हैं। अब क्या नया सीख रहे हैं? पहले प्रोप्राइटरशिप थी, एक ही कैपिटल थी। जब प्रोप्राइटरशिप थी एक ही कैपिटल थी, अब कैपिटल के कई सारे पार्ट हो गए, टुकड़े हो गए। एक पार्ट का ओनर कहलाता है पार्टनर। अब ये कैपिटल 4-5 कैपिटल बन गई है। ए की कैपिटल अलग, बी की कैपिटल अलग, राम श्याम नाम है तो राम की कैपिटल अलग, श्याम की कैपिटल अलग।
तो ये प्रॉफिट कौन सी कैपिटल में ऐड करें, राम वाली में कि श्याम वाली में, कितना कितना ऐड करें। हो सकता है पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बनवा रखा हो कि जो प्रॉफिट है इसमें से राम पहले सैलरी के पैसे निकालेगा, उसके बाद जो बचेगा उसको एज अ प्रॉफिट बांटेंगे। हो सकता है ऐसा एग्रीमेंट कर रखा हो कि जो प्रॉफिट है उसमें से सारे पार्टनर पहले कैपिटल का इंटरेस्ट उठाएंगे, उसके बाद जो बचे उसे एज अ प्रॉफिट बांटेंगे। मतलब प्रोप्राइटरशिप में ये हेडेक नहीं थी कि प्रॉफिट किस हिसाब से बांटे। सिंपल सी बात, सर मैं इकलौता लड़का हूं तो बिल की जरूरत ही नहीं है बाबा को, सब कुछ मुझे मिलना। लेकिन अगर 3-4 भाई तो उन्हें एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जो बिल बनानी पड़े, किसके नाम पर क्या करना। सब लोग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। पहले हम इकलौते थे, सारा प्रॉफिट प्रोप्राइटर का ही था, तो ये चक्कर ही झंझट ही नहीं थी कि प्रॉफिट किसको कितना बांटना। अब 4-5 भाई हैं हम लोग, प्रॉफिट सब में बढ़ना है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो हमें 12th के कोर्स में सिर्फ प्रॉफिट को बांटना सीखना। ट्रेडिंग अकाउंट कोर्स में नहीं है 12th के, पीएनएल अकाउंट कोर्स में नहीं है 12th के, बैलेंस शीट भी कोर्स में नहीं है 12th। ये तीनों चीजें कोर्स में नहीं है 12th। ये जो यहाँ से और ये यहाँ का रास्ता है ना, इसके बीच रास्ते में हमारा सारा का सारा 12th क्लास है कि प्रॉफिट कैपिटल में कैसे जाए। तो इसको तरीके से बांटने के लिए, इसको सिस्टम से बांटने के लिए अगेन एक और सेपरेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। इसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये मैं कैपिटल में लेके नहीं जाऊंगा, ये मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाऊंगा। तो 12th क्लास में मेरी एंट्री नेट प्रॉफिट की बदल जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट किस तरीके से बांटेंगे, ये सारी चर्चा इस अकाउंट के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट की एंट्री कोई पूछी जाए आपसे 11th क्लास में आंसर लो, 12th क्लास में आंसर लो। 11th क्लास में कोई पूछे तो ट्रेडिंग पीएनएल टू कैपिटल, और 12th क्लास में कोई पूछे नेट प्रॉफिट की एंट्री तो पीएनएल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गई बात, क्योंकि कैपिटल 3-4 है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ें। सर इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो अपने स्पेशल अकाउंट खोला। सपोज नेट प्रॉफिट 50,000 है, पार्टनर है 2 और रेशियो उनकी बराबर बराबर, तो 25,000 दोनों मिल जाएगा। 50,000 नेट प्रॉफिट यहाँ से आया, प्रॉफिट बांट दिया मैंने 25,000। अगर सिंपल रेशियो ऐसी है कि इक्वल रेशियो है और कोई डीड भी नहीं है तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली डीड होती है, पार्टनर्स एग्रीमेंट करवाते हैं, झगड़े से कोई बचना चाहता है तो एग्रीमेंट में सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरली प्रॉफिट बराबर नहीं बटेगा अगर डीड है। डीड में क्या होता है, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग काम लिखवाता है। भैया मैं फुल टाइम काम करूंगा, मुझे सैलरी अलग से चाहिए वरना मैं नहीं करूंगा। कोई बिजी पर्सन है जी मैं पैसे ज्यादा लगाऊंगा काम नहीं करूंगा, तो सैलरी ले रहा तो मैं इंटरेस्ट कैपिटल भी लूंगा। कोई पर्सन कहता है कि तुम दोनों पैसा बहुत निकालते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रखेंगे हम ताकि कंट्रोल रहे, ड्राइंग्स ना करें। कोई पार्टनर कहता भैया मैं सेल करके लाऊंगा, मुझे कमीशन भी चाहिए अलग से। तो जैसे पार्टनर चाहें एग्रीमेंट में लिखवा लें। अब वो हम अकाउंटेंट को करना क्या है, जब अकाउंटेंट की जॉब कर रहे होंगे, साल का एंड आएगा, पीएनएल अकाउंट तैयार हो चुका होगा, उस टाइम हम पार्टनर से बोलेंगे सर डीड दे दो मेरे को, मुझे उस हिसाब से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। जितना भी नेट प्रॉफिट आया है उसको बांटना है, डिवाइड करना है डीड के हिसाब से। अगर वो कहें डीड बनवाई नहीं हमने तो खुश हो जाएंगे, हम कुछ करना ही नहीं, फिर तो प्रॉफिट बराबर बराबर बांट देना। 3 पार्टनर तो डिवाइड बाय 3, 2 पार्टनर तो डिवाइड बाय 2, 4 है तो डिवाइड बाय 4, तो में इक्वली बढ़ जाएगा। अगर डीड है तो डीड हम पूरी स्टडी करेंगे, पूरी डीड को रीड करेंगे कि किस पार्टनर को सैलरी मिलनी है, किस पार्टनर को कमीशन मिलना है, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, किस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, और बाकी बचा प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है। ये डीड में पढ़ करके उस हिसाब से प्रॉफिट बांटना। क्लियर हो गई बात। तो प्रॉफिट बांटने की चर्चा करते हैं। और जब एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं तो ये एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब एम्प्लॉय को हर महीने के एंड में सैलरी पे करते हैं, साल में 12 बार सैलरी पे करते हैं, तो
प्रैक्टिकली की एंट्री साल में 12 टाइम्स होगी, 12 बार, करेक्ट। साल के एंड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। मतलब सपोज 50,000 का महीना सैलरी देता हूं मैं, तो साल में 12 बार एंट्री होंगी, ये वाली एंट्री एक ही बार होगी, टोटल अमाउंट 6 लाख रुपए। ये चीज समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? ये देखिए फटाफट से कि सर मैं अप्रैल में सैलरी पे करी, सैलरी टू कैश, मई में सैलरी पे करी, सैलरी टू कैश, जून में सैलरी पे करी, सैलरी टू कैश। इस तरीके से 12 टाइम्स एंट्री करेंगे। 50,000 बस एग्जांपल लिया 50,000, साल खत्म हो गया, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है, ट्रांसफर करो P&L। सारे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड P&L। कौन सा ट्रेडिंग में कौन सा P&L में जाएगा, ये चर्चा 11th क्लास की थी, 12th क्लास के कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये वाली एंट्री साल में एक ही बार होगी, 31 मार्च को होगी। टोटल सैलरी जितने से डेबिट कर रखी है टोटल पूरे साल में, उतने से इकट्ठे क्रेडिट कर देंगे, ताकि सैलरी अकाउंट जितने से डेबिट उतने से डेबिट क्रेडिट होकर क्लोज हो जाए। समझ पा रहे हैं कितना? समझ पा रहे हैं कितना? ये तो एम्प्लॉय की सैलरी की बात। अब पार्टनर को सैलरी देंगे सर, तो कौन सा अकाउंट लिखना चाहिए? सिर्फ सैलरी वर्ड अगर लिखेंगे तो मिक्स हो जाएगा। देखिए हमें एटलीस्ट एक अल्फाबेट चेंज करना होगा। मेरे कस्टमर मान लीजिए मेरे डेटर हैं दो, जिन दोनों का नाम अमित है, तो मैं अमित अकाउंट नहीं लिख सकता, मुझे उनका सरनेम लिखना पड़ेगा, अमित शर्मा, अमित वर्मा। दोनों का सरनेम भी सेम है, अमित शर्मा, अमित शर्मा, तो मुझे कुछ ना कुछ एक अलग से कोड, सपोज अमित शर्मा रामनगर और अमित शर्मा कृष्णनगर, ऐसा नाम लिखना पड़ेगा। एरिया भी सेम है तो कुछ और लिखूंगा, उनका बिजनेस का नाम कुछ और हो सकता है। मतलब एटलीस्ट एक अल्फाबेट चेंज करना। हमारे जो लैपटॉप में जब हम अकाउंट खोलेंगे तो अकाउंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा नया अकाउंट ओपन करने के लिए, वो कहेगा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सैलरी अकाउंट अगर मैं लिखूंगा तो एम्प्लॉय की सैलरी मिक्स हो जाएगी ना। तो जैसे हमारा पार्टनर का नाम मान लीजिए राम है, तो मैं राम से सैलरी, श्याम है तो श्याम से सैलरी, ऐसे आएगा। फिलहाल के लिए मैं पार्टनर सैलरी लिख देता हूं, क्योंकि पार्टनर का नाम है वो आ जाएगा। तो पार्टनर को सैलरी पे करने की एंट्री पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इतना समझ पा रहे हैं सभी? अगेन साल के एंड को भी क्लोज करना है, इसके लिए हमने कौन सा अकाउंट बना रखा है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर सैलरी वाले अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। क्या क्या समझा सर हमने? सर सिंपल सैलरी पे करते हैं तो सैलरी टू कैश, और सैलरी वाले एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर करते हैं तो P&L टू सैलरी। अब इसी नॉर्मल सैलरी की जगह मैं पार्टनर सैलरी टर्म इस्तेमाल करता हूं, मुझे कुछ नहीं करना, सैलरी के आगे प्रीफिक्स लगा देना है पार्टनर, डेबिट के टाइम भी क्रेडिट के टाइम, ठीक। और छोटा सा चेंज किया कि P&L की जगह P&L एप्रोप्रिएशन। सर पार्टनर में जो भी बढ़ेगा ना उसके लिए हमने सेपरेट जगह बना ली। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए भी इधर आ जाओ, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे इधर आ जाओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे इधर आ जाओ, और जो पैसा पार्टनर में बढ़ेगा सारे इधर आ जाओ, हर जगह अलग जगह बना ली। ठीक है जी, यहाँ पे इतना क्लियर है जी? और सुनिए, तो जैसे क्या होता है कि हमारे टेबल में कोई किराने की शॉप होती है और हमारे डैडी क्या करते हैं, उसको बोल के चले जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे वगैरह आएंगे, कुछ ब्रेड वगैरह लेने, कुछ राशन वगैरह लेने, जैसे पैसे वैसे मत मांगना, लिख लेना कॉपी में, फिर मुझे एक तारीख को सैलरी मिलेगी, हमारा हिसाब कर लेना। होता है जी ऐसा? मतलब हमारा वहाँ पे खाता खुल जाता है, अकाउंट खुल जाता है, तो हम हर एक डीलिंग कैश में नहीं करते। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से हमारे पार्टनर का भी हमारे यहाँ खाता खुला हुआ है कैपिटल के नाम से, उससे भी हम हर एक डीलिंग कैश में नहीं करते, उसके खाते में लिखते। भाई एम्प्लॉय का खाता नहीं खुला होता हमारे, महीना खत्म हुआ सैलरी पकड़ हुई कैश, अपने एम्प्लॉय अकाउंट खोला कभी 11th में, कभी नहीं खोला। सैलरी पेड टू राम, सैलरी टू कैश एंट्री होती है, राम डेबिट क्रेडिट का खाता नहीं होता हमारे अकाउंटेंट का, एम्प्लॉय का। पार्टनर का खाता खुला हुआ है कैपिटल के नाम से। तो सर पार्टनर को जब सैलरी दी जाएगी ना, तो ऐसे नहीं कि हम अकाउंटेंट बैठे हुए पार्टनर आएगा सर सैलरी पकड़ो, तो कैश नहीं देंगे हम अकाउंटेंट क्या बोलेंगे पार्टनर को कि सर आपकी सैलरी इतनी बनती थी, मैंने आपके अकाउंट में लिखी। एक और एग्जांपल देता हूं, तो मेरे बैंक में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, उसमें 5,000 रुपए इंटरेस्ट बना, तो
तो मेरे पास बैंकर आएगा नहीं कि जी आपके 5000 रुपए इंटरेस्ट पे पकड़ो। बैंकर क्या करेगा, मेरे अकाउंट में 5000 रुपए जोड़ देगा, मेरा अकाउंट 1 लाख से 1,05,000 का बन जाएगा। ऐसे तो करेगा बैंक वाला भी, ऐसे हम अकाउंट में करते हैं। तो सब पार्टनर की सैलरी में से कैश में ना दे करके इसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं पैसा। छोटे छोटे चेंजेस से कंप्लीट एंट्री ही बदलती जा रही है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हर एक अकाउंट की रेलेवेंस है, बेस है कि कोई क्यों आया। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर को सैलरी देने की एंट्री। अगली एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी यहां डेबिट हुआ, पार्टनर सैलरी यहां क्रेडिट हुआ। ध्यान से देखिए, जो मैंने पहले एंट्री लिखी थी बेसिक वाली, वो क्या थी, एम्प्लॉय की सैलरी वाली। कौन सा एंट्री है, कौन एम्प्लॉय की सैलरी वाली एंट्री थी। सैलरी पे करने की एंट्री सैलरी टू कैश, और सैलरी वाले एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री पीएनएल टू सैलरी। इसकी बता रहा कंबाइंड एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सर सैलरी यहां पर डेबिट हुआ और सैलरी यहां पर क्रेडिट हुआ, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ, है ना। ये वाली कंबाइंड एंट्री, क्या कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते। कंबाइंड एंट्री करने के लिए दो कंडीशन होती है, पहला डेट सेम होनी चाहिए, दूसरा ट्रांजैक्शन का नेचर सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखो छोटा सा, सर रेंट पेड एंड सैलरी पेड, ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, इसको कंबाइंड किया जा सकता है क्योंकि दोनों का नेचर सेम, एक्सपेंस पे हो रहा है और दोनों की अगर डेट भी सेम है, तो एंट्री कंबाइन कर सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड एंड सैलरी पेड, दोनों सेम डेट पे क्वेश्चन में लिखा हुआ, लेकिन ये कंबाइंड नहीं कर सकते। एक इनकम रिसीव होने की एंट्री है और एक्सपेंस पे होने की एंट्री है, कंबाइंड नहीं हो सकती। ध्यान रहेगा जी, कंबाइंड एंट्री करने की दो कंडीशन होती है, डेट सेम हो और दोनों ट्रांजैक्शन का नेचर सेम हो, दोनों एक्सपेंस है या दोनों इनकम है, ठीक है। ये कंबाइंड एंट्री क्यों नहीं हो सकती, डेट्स अलग अलग है सर, ये वाली एंट्री अप्रैल में हुई, मई में हुई, जून में हुई, जुलाई में हुई, और ये वाली एंट्री 31 मार्च को हुई। तो उसके देखो मैं कंबाइंड एंट्री कैसे कर सकता हूं, मैं अप्रैल में सैलरी पे कर रहा हूं एम्प्लॉय को और मैं पीएनएल अकाउंट डेबिट कैसे कर सकता हूं, सर पीएनएल अकाउंट को तो हाथ नहीं लगा सकते हम 31 मार्च से पहले। ट्रेडिंग और अकाउंट और पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन तीनों अकाउंट की लाइफ सिर्फ एक दिन की है, ये 31 मार्च को ही ओपन होते हैं, 31 मार्च को ही क्लोज हो जाते हैं, उससे पहले ओपन भी नहीं कर सकते, क्लोज भी नहीं कर सकते। लेकिन सैलरी तो मुझे अप्रैल में भी पे करनी है, सैलरी तो मुझे मई में भी पे करनी है, इसलिए ये कंबाइंड एंट्री नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। मुझे इन दोनों की कंबाइंड एंट्री बताइए फटाफट से, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री करने की कोशिश करें। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर सैलरी यहां पर डेबिट हुआ, पार्टनर सैलरी यहां पर क्रेडिट हुआ, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो तो डेबिट ही रहेगा। पार्टनर सैलरी क्रेडिट हुआ, डेबिट नहीं हुआ, तो क्रेडिट ही रहेगा। इसकी कंबाइंड एंट्री ये बन रही है, इसकी कंबाइंड एंट्री ये बन रही है, ये वाली कंबाइंड एंट्री की जा सकती है। वजह, ये दोनों की एंट्री 31 मार्च को, ये दोनों की एंट्रीज 31 मार्च को होती हैं, इसलिए इसकी कंबाइंड एंट्री डेफिनेटली पॉसिबल है। तो हमसे 12th क्लास में पूछा जाए कि पार्टनर की सैलरी की एंट्री कीजिए, तो या तो आप एग्जाम में ये दो एंट्री करके आओगे या फिर एक सिंगल एंट्री करके आओगे, ये आपकी इच्छा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये वाली एक और ये वाली कराए तो 0 मिलेंगे मार्क्स, ये दोनों एक साथ या फिर ये वाली अकेले, ध्यान रहेगा। अच्छा सर ये 31 मार्च को क्यों होती है,
सैलरी तो हर महीने दी जाती है, क्या पार्टनर को सैलरी हर महीने नहीं मिलेगी? सुने ध्यान सर, विल जो होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसके बंटवारे के लिए एक बेसिक कंडीशन है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉफिट के बंटवारे के लिए कंडीशन है कि प्रॉफिट होना चाहिए। पार्टनर को देखो, इस अकाउंट के अंदर बिल प्रोविजन अकाउंट है, इसके अंदर जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट समझ लीजिए बाकी बॉक्स है कि पैसों का 50,000 का रखे हुए, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसी में से पार्टनर को सैलरी देनी है, इसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इसी में से कमीशन देना, इसी में से जो बच गया वो एज अ प्रॉफिट बांटना। लेकिन इस बॉक्स में पैसे होंगे साल के एंड में कि नहीं होंगे, ये पता कब लगेगा? जब साल का एंड आएगा और ट्रेडिंग पीनल बन चुके हो। समझ नहीं पता क्या सीखी कि सर भले ही डीड में लिखा हो कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, उसको सैलरी मंथली नहीं देंगे, हम बोलेंगे साल खत्म होने दो, उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट होगा तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, भले ही डीड में लिखा हो। आई रिपीट, पार्टनर अगेन पार्टनर एग्रीमेंट बनवा लेंगे, जिनमें पार्टनर को सैलरी भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, एग्रीमेंट बनवा लिया, फिर वो अकाउंटेंट से हर महीने मांगने सैलरी मिलेगी, लिखवाई दे एग्रीमेंट में लाओ, अकाउंट में डालो पैसे सैलरी, तो हम अकाउंटेंट से रिप्लाई करेंगे कि सर ये जो प्रॉफिट आपको मिलना है, सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलना है, इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है, लॉ में लिखी है बात कि प्रॉफिट होना चाहिए। अब मैं आपको सैलरी भी दे दूं अप्रैल महीने, साल के अंदर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फिर तो आप वेट कीजिए पूरे एक साल का, जब साल खत्म हो जाएगा तब प्रॉफिट हुआ तो सैलरी मिलेगी, वरना नहीं। दिस इज एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होगा कब? ये पता लगेगा पीएनएल अकाउंट बनने के बाद। इसीलिए ये वाली एंट्री 31 मार्च को होती है। एम्प्लॉई प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है। जब मैं एम्प्लॉई को अपनी जॉब के यहाँ रखता हूँ, अपने यहाँ बिजनेस में जॉब पे रखता हूँ एम्प्लॉई को, तो उसको ये नहीं बोलता कि प्रॉफिट होगा तो सैलरी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, लॉस होगा तब भी सैलरी लेगा। इसलिए ये सैलरी तो उसको हर महीने मिलते रहे। ये एंट्री तो हर महीने होगी, अप्रैल महीने हर महीने होगी। लेकिन पार्टनर को सैलरी देना है कि नहीं देना, ये डेफिनेटली प्रॉफिट पे डिपेंड है। प्रॉफिट 31 मार्च को जब ट्रेडिंग पीनल बन जाएगा तब पता लगेगा। इसलिए ये एंट्री 31 मार्च को होगी। ध्यान रहेगी ये बात। मुझे बताइए कि ये पार्टनर की सैलरी मैं पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना चाहता हूं, तो किस साइड लिखूं? डेबिट साइड लिखूं? किस नाम से लिखूं? आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपको जज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पार्टनर को सैलरी लिखने के दो तरीके से लिखना है मैंने पार्टनर की सैलरी। फर्स्ट वाला के सेकंड वाला कौन सा सही है? फर्स्ट वाले पे हैंड रेज कर, सेकंड वाले पे हैंड रेज कर, दोनों सही। अब ये वाली एंट्री पढ़ो ना। देखो पार्टनर की सैलरी की एक तो एंट्री ये वाली है, इसमें बिल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा, इसलिए अमाउंट डेबिट में आएगा। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है पार्टनर सैलरी, इसलिए पार्टनर सैलरी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये वाली एंट्री तो देखो, बिल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो अमाउंट डेबिट में आएगा। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, दोनों ही करेक्ट हैं। तो डिपेंड करता है आपने एंट्री का रूट कौन सा लिया। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब सर एग्जाम में अगर हमसे एंट्री मांगे तो या तो ये दो एंट्री करके आएंगे या फिर ये सिंगल एंट्री करके आएंगे। अगर हमसे अकाउंट में एंट्री नहीं मांग रहा, लेजर मांग रहा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमारी मर्जी है पार्टनर सैलरी लिखें कि पार्टनर कैपिटल लिखें। समझ आ रही है बात? जब इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग तो कभी-कभी आपको टू पार्टनर सैलरी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कभी-कभी आपको लिखेगा टू पार्टनर्स कैपिटल सैलरी के लिए, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना, लॉजिक क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, देखो पहली बात सर इसमें लेकिन पता कहां लग रहा है कि सैलरी का पैसा, इसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरली ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं सैलरी। नॉट कंपलसरी, ब्रैकेट नहीं लगा कुछ मत लिखो, पूरे मार्क्स मिलने।
क्योंकि हम एंट्री के रूप से, इस बार एंट्री के रूप से चल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये हमने सीखा पार्टनर सैलरी का कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट है जी पार्टनर के कमीशन के लिए। अगर हम किसी एम्प्लॉय को कमीशन देते हैं तो ये एंट्री होती है। किसी कमीशन को सेल्स एजेंट को कमीशन देते हैं तो ये एंट्री होती है कमीशन डेबिट टू कैश, और कमीशन नाम का एक्सपेंस खत्म कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू पीएनएल। कंबाइंड एंट्री क्या बनी? पीएनएल टू कैश। कंबाइंड पॉसिबल है कि नहीं? नहीं पॉसिबल। तो कमीशन तो ड्यूरिंग द ईयर पे किया जाएगा, मई में पे करें, जून में पे करें, मंथली फिक्स नहीं है, लेकिन क्वार्टरली हो सकता है, डेली बेस पे हो सकता है, वीकली बेस पे हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना हमने कितना क्या कमीशन का सिस्टम रखा हुआ अपने एम्प्लॉय के साथ। जनरली सेल के हिसाब से होता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को सुबह सुबह भेज देता हूं बैग भर के कि भाई सामान बेचो, शाम तक वो सामान बेच करके ले आएगा, पैसे मुझे दे देगा, उस कमीशन एंट्री दे। ठीक है जी। लेकिन ये एंट्री भी कंबाइंड नहीं हो सकती क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कई बार एंट्री होती है। अब मैं कमीशन अगर पार्टनर को दे रहा हूं तो पार्टनर सैलरी की जगह पार्टनर कमीशन। कंबाइंड एंट्री बताओ फटाफट से इन दोनों की। सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री सोचिए फटाफट से। तभी सब यही एंट्री बन रही है जो सैलरी की बन रही थी। पार्टनर कमीशन डेबिट हुआ, पार्टनर कमीशन क्रेडिट हुआ, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। कंबाइंड कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। रीजन कि दोनों एंट्री 31 मार्च को हो रही हैं। पार्टनर हर महीने आपसे कमीशन मांगने आ जाए तो हमने कहना है सर डिपेंड करता है प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। आप लिखते रहो, मैं नोट करते रहो कितनी सेल कर रहे हो, कितना कमीशन बनता है। 31 मार्च को जब ट्रेडिंग पीएनएल बन जाएगा, उससे प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आएगा, तब आपको बताएंगे कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस चीज पर डिपेंड है। से दोनों एंट्री 31 मार्च को होगी, इसलिए कंबाइंड एंट्री पॉसिबल है। मुझे पार्टनर की कमीशन को पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखना। एक तरीका है कि दो तरीके? दो तरीके। टू पार्टनर्स कमीशन या फिर पार्टनर्स कर। समझ पा रहे हैं? फॉर्मेट देख लीजिए, पर बुक में दे रखा है पेज नंबर 19 पर फॉर्मेट बनाया हुआ है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पेज नंबर 19 पर फॉर्मेट बनाया हुआ है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट की आपको सिर्फ 3 चीजें पढ़ाई मैंने अभी तक। क्रेडिट साइड में देखें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड में देखें केवल 2 आइटम देखें डेबिट साइड में, बाकी को देखो मत। 2 पार्टनर सैलरी और 2 पार्टनर्स कमीशन। तो 3 आइटम पढ़ाई है मैंने आपको इस अकाउंट के अंदर। क्लियर हो गई ये बात? पढ़ सकते हैं आगे। उस अकाउंट के नीचे कुछ एंट्रीज भी लिखी हुई हैं, एक बार रीड लीजिए फटाफट से। ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री लिखी है ट्रेडिंग टू पीएनएल। नेट प्रॉफिट की एंट्री लिखी है पीएनएल डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल कट कर दी, उसकी जगह क्या लिखा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल टू कैपिटल ये प्रोप्राइटरशिप में था, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये पार्टनरशिप में। मतलब आंसर बदल जाते हैं, डिपेंड करता है जॉब कहां कर रहे हैं। नेट लॉस की एंट्री उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो प्रॉफिट की एंट्री है उसका उल्टा एंट्री लॉस की एंट्री। आगे देखिए ये अकाउंट हमें कई क्वेश्चंस का बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब ये अकाउंट स्टार्ट नहीं कर रहा मैं, इसके बेस पर खूब मेहनत करेंगे, बढ़िया से नींव रखेंगे, स्ट्रांग हो जाएगा हमारा ये अकाउंट। इधर भी क्वेश्चन आ जाए कर लेंगे आसानी। बैंक से लोन लिया हुआ है सर मैंने और मैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, उसकी एंट्री लिखी। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, इसलिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट हुआ। बैंक से पेमेंट कैश में नहीं होती, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता, इसलिए टू बैंक लिखा। सारे एक्सपेंस सारे के एंड में
पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, इसलिए बैंक पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक। कमांड एंट्री बताने में इसकी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेसिकली सर इंटरेस्ट डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ, क्लोज हो गया, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। कमांड एंट्री कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते सर, क्योंकि इंटरेस्ट मैं कब पे कर रहा हूँ, ये तो बैंक की और लोन लेने वाले की टर्म्स पर डिपेंड। उसका हमारे अकाउंटिंग ईयर से कोई लेना देना नहीं होता। मैं बैंक को ये नहीं बोलूंगा कि मेरा अकाउंटिंग ईयर जो है 31 मार्च को दूसरा तो 31 मार्च को इंटरेस्ट लेना मेरे से, ऐसा नहीं। इंटरेस्ट मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। अगर ईयरली भी होगा तो जिस दिन लोन लूंगा वो वाली डेट काउंट होगी इंटरेस्ट के लिए। अकाउंटिंग ईयर का कोई लेना देना नहीं है बैंक को इंटरेस्ट लेने से। तो कमांड एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि ये एंट्री ड्यूरिंग द ईयर होगी, 3-4 बार भी हो सकती है, एक बार भी हो सकती है, और ये 31 मार्च भी होती है, इसलिए कमांड एंट्री नहीं हो सकती। अब हम जो है इंटरेस्ट लोन पर नहीं, कैपिटल पर दे रहे हैं पार्टनर। कहां कहां चेंज आएगा देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या लगता है कहां चेंज करूं? पेमेंट नहीं करेंगे सर ओनर को, हम उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे पैसा। और हम पार्टनर को बोलेंगे सर आपके इंटरेस्ट के 50,000 रुपए बनते थे, मैंने आपका अकाउंट खोल दिया, कैपिटल इंक्रीज करें। और कहां चेंज करूं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सर पार्टनर को दिया जाने वाला एक रुपया एप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट 31 मार्च को ही कैलकुलेट होगा। कमांड एंट्री बताएं इसकी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमांड एंट्री पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों एंट्री 31 मार्च को होती हैं। पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उसे बोल देते हैं क्लियर। भले डेट में लिखा हुआ है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, साल का एंड होने दो, प्रॉफिट कैलकुलेट होने दो। अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनेगा आपके खाते में जोड़ देंगे पैसा, नहीं बना प्रॉफिट तो नहीं देंगे। तो दोनों एंट्री 31 मार्च को ही होती हैं, इसलिए कमांड एंट्री पॉसिबल है। मुझे इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है जी, लेजर के अंदर हेल्प कीजिए। कितना तरीके हैं लिखने के? दो तरीके। एक तरीका तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा तरीका टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सेम एंट्री चले जा रही है। पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर सैलरी, तो वो लटवाना लन करवाना बड़ा आसान है। पार्टनर को जो भी दो इधर लिख दो, सैलरी दो, पार्टनर सैलरी, कमीशन दो, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रन करवाना बड़ा आसान है। डेप्थ में समझना है हमें, बेस स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। बोर्ड में बहुत बच्चे 95% लाते हैं, बहुत लोग अच्छे पढ़ने में, लेकिन उनका ड्रीम होता है 100 का, वो टच नहीं हो पाता, क्योंकि 5% पेपर ऐसा आता है जो मतलब हर बार अलग सा होता है, डिफरेंट क्वेश्चन है, कभी पढ़ानी कभी करानी ऐसा क्वेश्चन होता है। 5% पेपर ऐसा आता है। तो जो बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा डेप्थ से पढ़ाई करी तो 5% हम स्कोर कर सकते हैं, उसको नहीं खोने देंगे। इसलिए चौथी आइटम पढ़ लीजिए, हमने देखिए लिखा हुआ है इसमें डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया जी। तो डेबिट साइड की हमने 3 आइटम कर ली, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन। तो ये एंट्री कैसे पॉसिबल है जरा बताओ। लोन है, उस पे इंटरेस्ट है और पैसा आ रहा है, कैसे कैसे? हाँ जी, हमने लोन दिया है सर। अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है
तो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, तो एंट्री होगी, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है तो इंटरेस्ट कौन होगा, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, ठीक है। साल के एंड में ये वाली इनकम हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में सारी इनडायरेक्ट इनकम आती है। सेल्स इज द ओनली डायरेक्ट इनकम, ऑल अदर इनकम्स आर इनडायरेक्ट इनकम। कमांड एंट्री पॉसिबल है कि नहीं? नो सर, नहीं पॉसिबल, क्योंकि इंटरेस्ट हमें उसका मंथली मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है, वो हमारे अकाउंटिंग ईयर पे डिपेंड नहीं है। जिस दिन मैंने लोन लिया है उस दिन के हिसाब से मैं इंटरेस्ट लूंगा, एनुअल या सेमी एनुअल या क्वार्टरली या मंथली। अब लोन की वजह से हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, मतलब पार्टनर जो ड्राइंग्स किए जा रहे हैं हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। थोड़ा लॉजिक समझा था हमने, जैसे ड्राइंग करना पार्टनर का राइट है, इसलिए उस लॉ तो ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए पार्टनर एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखा जाए ताकि कंट्रोल में आए, खर्चे कंट्रोल में आए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखने से जब भी ड्राइंग्स करते हैं तो ऐसा फील आता है कि लोन ले रहे हैं और हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पार्टनर ड्राइंग कम से कम अमाउंट की करेगा, इस वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट रखा जाता है। और क्या लगता है कहां चेंज किया जाए? पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट, पीएनएल की जगह सर पीएनएल पार्टनर से होने वाली जो भी ट्रांजैक्शन है, पार्टनर से पैसा लें या पार्टनर से पैसा दें, पीएनएल में नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होगा। और क्या लगता है कहां चेंज? पार्टनर्स कैपिटल बैंक। सर पार्टनर को अगर हम पैसे देते नहीं है तो पार्टनर से पैसे लेते भी नहीं है। अगर हमें किसी पार्टनर से पैसे लेने हैं, मतलब आप ऑलरेडी ऐसे नहीं बोलेंगे सर आपने ड्राइंग करी उस पे इंटरेस्ट बनता है 5000 रुपए लाओ, हम उसको ऐसा बोलेंगे कि आपने ड्राइंग की थी उसको 5000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा था, हमारे अकाउंट से पैसे काट, ठीक है। तो अकाउंट से पैसे काटते हैं तो कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है तो डेबिट हो जाती है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनी सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर जो जो पैसा निकाले जा रहा है हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, हमारे लिए इनकम, इसलिए इनकम क्रेडिट हो गई और ये इनकम का अकाउंट क्लोज कर दिया हमने बाय ट्रांसफरिंग टू पीएनएल अकाउंट। कमांड एंट्री बना है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट भी हुआ डेबिट भी हुआ, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। कमांड एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि साल के एंड में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा, साल के एंड में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। पोस्टिंग देखिए इसकी, ये आपको मिलेगा आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मिल गया नहीं सभी को? ठीक, तो अभी तक थोड़ा हमने क्या जाना, ये एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा हमने सैलरी के रूप में बांट दिया, प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा हमने कमीशन के रूप में बांट दिया, प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाए वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन पार्टनर अगर सारा पैसा ना बांटना चाहे और चाहे कि फर्म में थोड़ा पैसा छोड़ देते हैं एज अ रिजर्व, तो कोई लॉस हो सकता है उसके लिए, तो ये भी एप्रोप्रिएशन ही, प्रॉफिट का बंटवारा ही। तो जब भी रिजर्व क्रिएट करेंगे हम तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा निकालेंगे और रिजर्व अकाउंट में पैसा डालेंगे। रिजर्व कोई सा भी हो सकता है सर, 12th क्लास में बहुत वैरायटी सीखेंगे, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बहुत वैरायटी सीखेंगे 12th क्लास में। जब भी कोई रिजर्व क्रिएट करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगेन समझ लीजिए बॉक्स है, इसके अंदर पैसा डालना है तो उसे क्रेडिट करेंगे, इसके अंदर से पैसा निकालना है तो उसको डेबिट करेंगे। पार्टनर को सैलरी देने के लिए पैसा निकालना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। पार्टनर को कमीशन देने के लिए पैसा निकालना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। रिजर्व में पैसा डालने के लिए एप्रोप्रिएशन से पैसा निकालना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं, इस बॉक्स में पैसा डालना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट से दो ही बार होता है,
नेट प्रॉफिट से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, कोई तीसरा कैसे नहीं है। डेबिट किस किस से होता है? सैलरी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अब नई चीज सीखिए रिजर्व। ये सारे काम करने के बाद जितना प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स में बांट देंगे, उन्हीं की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लास्ट आइटम क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में जो लिखा है उस पर ध्यान ना दें, डिस्कस होगा वो आने वाली क्लासेस में। उसके नीचे टू बी इज कैपिटल अकाउंट, अभी जो लिखा है ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इस प्रॉफिट को अंडरलाइन करें, इसका भी एक नाम है। और 11th क्लास में दो नाम सीखे थे प्रॉफिट के, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का नाम है सर ये डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट को अंडरलाइन में लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इस प्रॉफिट को अंडरलाइन करें और वहां लिखें डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर अब हम प्रॉफिट के तीन टर्म जानते हैं, जो ट्रेडिंग से निकले ग्रॉस प्रॉफिट, जो पीएनएल से निकले नेट प्रॉफिट, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से निकले वो डिविजिबल प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ सर? ग्रॉस प्रॉफिट का द प्रॉफिट आफ्टर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या मतलब हुआ नेट प्रॉफिट का? द प्रॉफिट आफ्टर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या मतलब हुआ डिविजिबल प्रॉफिट का? द प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। सारी एप्रोप्रिएशन के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट है। एक चीज सोचो, माइंड में क्लिक करते हैं कि नहीं करते देखता हूं। सर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट। सोचो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारा का सारा नेट प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, तो जो नेट प्रॉफिट है वही डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ना सैलरी ना कमीशन ना कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसके नीचे पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है व्हाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड। 1 मार्क में आ चुका है जी 2 बार थ्योरी में एग्जाम में। Profit and loss appropriation account is prepared to show how net profit has been appropriated. Net profit किस किस तरीके से बांटा है ये अकाउंट दिखाने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। That is transfer to reserve, interest on capital to partner, salary or commission to partner, share of profit or loss of each partner। एक आइटम मुझे मिसिंग लग रही है, बताओ कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी आता है, ये भी ऐड कर सकते हैं आंसर के अंदर। ऑल पेमेंट टू पार्टनर्स are appropriations except जितनी भी पेमेंट पार्टनर को की जाती है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर सैलरी हो, चाहे पार्टनर कमीशन हो, चाहे प्रॉफिट हो, वो सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस होती है। दो चीजों को छोड़कर, दो चीजें कौन कौन सी? rent to a partner, दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। समझते हैं जो मैंने लिखा है, जो पूरा इसका मीनिंग मतलब हमारे आंसर में क्या चेंज आएगा सर? हमें आंसर सॉल्व करते टाइम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम कैसे यूज करें अपने आंसर में कि हमसे गलती ना हो। समझे इस चीज को? जितनी भी आइटम एप्रोप्रिएशन होती है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं होती, जो एप्रोप्रिएशन नहीं होती वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। एम्प्लॉय को सैलरी देना ये एक्सपेंस होता है, पीएनएल में आता है। पार्टनर को सैलरी देना एक्सपेंस नहीं होता, एप्रोप्रिएशन होता है। इसलिए वो पीएनएल में ना आने की बजाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है। तो मैं दो आइटम कह रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन नहीं,
तो मतलब ये नॉर्मल एक्सपेंस है। तो जो नॉर्मल एक्सपेंस है तो कहाँ आएंगे फिर? P&L account. फिर ये P&L अकाउंट में आएंगे। पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट और पार्टनर को रेंट, ये दो चीजें एक नॉर्मल एक्सपेंस है और ये P&L में आएंगी, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी। इकलौती दो ही आइटम है जी पूरे कोर्स के अंदर जो पार्टनर को दी जाती है तब भी वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, एक्सपेंस है। वजह सर रेंट टू अ पार्टनर का मतलब समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है कि हम 4 पार्टनर्स हैं और हमें एक ऑफिस चाहिए, रेंट पर ढूंढ रहे हैं, कोई जगह मिल नहीं रही पसंद की। तो एक पार्टनर ने कहा कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप लोग एग्री हो तो वहां बिजनेस कर लेते हैं, फिर किसी और को रेंट देते, मुझे रेंट दे देना। सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं। तो एज एन आउटसाइडर, एज अ लैंडलॉर्ड उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है बिजनेस को, एज अ पार्टनर नहीं दी। किसी पार्टनर की ड्यूटी नहीं है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस को दे दे, कोई ड्यूटी नहीं है उसकी। एज एन आउटसाइडर उसने प्रॉपर्टी दी है, इसलिए उसका रेंट मिलना बिल्कुल वैलिड है। एज एन आउटसाइडर वैलिड, इसलिए कंपलसरी एक्सपेंस, इसलिए P&L में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं। और ऐसे ही पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में भी। एज एन आउटसाइडर पार्टनर ने लोन दिया है, लोन देना किसी पार्टनर की ड्यूटी नहीं होती। अगर किसी पार्टनर ने फिर भी लोन दिया है तो एज एन आउटसाइडर लोन दिया है, उसको इंटरेस्ट दिया ही जाए। तो इसका प्रॉफिट तो लेना है। हाँ जी, प्रॉफिट से तो कोई लेना देना नहीं बहुत बिल्कुल सही। नाम तो ये तो हमने क्या डिस्कस करा इसमें, ये दो आइटम जो है वो P&L में आएगी, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं। इन दो के अलावा जितनी भी आइटम है पार्टनर को दी जाने वाले वो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी, P&L में नहीं। ध्यान रहेगी जी बात। दूसरी चीज जो हम और नहीं सीखेंगे सुनोगे क्वेश्चन में भी कि सर जो आइटम P&L में आनी होती है, जो कंपलसरी एक्सपेंस होती है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट होती है। मतलब हम बाकी एक्सपेंस करने से पहले ये नहीं चेक करते कि प्रॉफिट है कि नहीं। पार्टनर को सैलरी देने से पहले चेक नहीं करते प्रॉफिट है कि नहीं। रेंट पे करने से पहले नहीं चेक करते प्रॉफिट है कि नहीं। इसी तरीके से ये दो एक्सपेंस भी पे कर देंगे बिना चेक किए प्रॉफिट है कि नहीं। मतलब अगर इस साल प्रॉफिट है तो भी देंगे, इस साल लॉस है तो भी देंगे। ठीक है। और पार्टनर्स को जो बाकी चीजें देने वाली है, जो एप्रोप्रिएशन वाली हैं, वो कंडीशनल चीजें होती हैं, वो अवेलेबिलिटी टू प्रॉफिट होती है। सिंपल सी बात सर, आपके सपोज जगह जो आप ले रखी है वो घर पर सपोज आपका रेंट पर है, तो लैंडलॉर्ड को रेंट देना ही देना है, चाहे पापा की सेल कम हुई है शॉप पर या सैलरी लेट हुई है, लैंडलॉर्ड को रेंट देना ही देना है, कंपलसरी एक्सपेंस है। आपको पॉकेट मनी देते हैं हर महीने, इस बार सेल नहीं हुई है, सैलरी नहीं मिली, तो आपकी पॉकेट मनी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। समझ आ रही है बात? ये दो आइटम पार्टनर को दी जाती है, P&L में आती है, एप्रोप्रिएशन में नहीं। प्रॉफिट हो या ना हो दिया ही है। इसके बहुत क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, तो मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, बस वही क्वेश्चन करेंगे, तो टॉपिक रिवाइज भी होता रहेगा। इसको नोट करें आप इस वाली चीज को, ये ऑल पेमेंट से लेके यहां तक उसी पेज नोट कर लीजिए। यहां पे जगह देखिए साफ कर लीजिए। निखिल आप पूछेंगे, आप पूछ रहे थे। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर राइट भी कर सकते हैं। सारे का तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है सर? मुझे डाउट ऐसा इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग के लिए अपने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करा, मेरे अकॉर्डिंग पार्टनर्स ड्राइंग आना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं करा? वजह समझे थोड़ा सा पहले जाते 11th क्लास फ्लैश ड्राइव में ड्राइंग्स क्या है, क्यों अकाउंट बना, दो डिस्क लगाते हैं, फिर वापस इसको लाते हैं।
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट पहले होता ही नहीं था, फिर कैपिटल अकाउंट होती थी। कैपिटल अकाउंट में सिंपल मोशन क्या रखा था हमने, जब भी ओनर पैसा डाले बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ा दो, 50,000 रुपये लगाए, 50,000 रुपये जोड़ दो कैपिटल में, ड्रॉइंग्स के लिए 5,000 कैपिटल में माइनस कर लो, कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले सिस्टम ये होता था, ड्रॉइंग्स था ही नहीं। और 75,000 रुपये लगाए और प्लस कर दिया, 50 निकाली 50 माइनस कर दी, मतलब ऐसे प्लस में चलता रहता है। साल खत्म हुआ, हमने ओनर का बोला सा कैपिटल आपकी 20,000 रुपये रह गई, वो कहते हैं ऐसे कैसे 20,000 रुपये रह गए, मैंने तो बहुत सारे पैसे लगाए थे, हमने इधर पैसे निकाले भी तो थे आपने, इसलिए कम हो गई। तो मुझे कितने निकाले थे, अब इसका अप्लाई नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने ना मिक्स कर दिया। जब भी पैसे डाले कैपिटल अकाउंट, जब भी पैसे निकाले कैपिटल अकाउंट, पता ही नहीं हमें टोटल कितना निकाला पैसा, टोटल कितना डाला पैसा, तभी फिर मेंशन करी हमने कि यार सेपरेट अकाउंट खोलो, पैसा निकालना है, ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ से ही बन गया ये वर्ड ड्राइंग्स, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस यहाँ से बार-बार पैसा निकालता रहता है। अब हम क्या सिस्टम करते हैं, जब भी पैसा डाले इधर लिखो, जब भी पैसा निकाले इधर लिखो, पैसा डाला इधर लिखा, पैसा निकाला इधर लिखा, फिर पैसा डाला इधर लिखा, पैसा निकाला इधर लिखा। और सारे के में ऐसे बताएंगे कि सर आपने टोटल 50,000 रुपए डाले बिजनेस के अंदर, 30,000 रुपए निकाल लिए बिजनेस से, तो अल्टीमेटली आपकी कैपिटल 20,000 रुपए। तो हर बार कर रहा है हमारे पास, समझ आ रही है बात? ड्रॉइंग्स अकाउंट इसलिए हमने इन्वेंट करी ओपन करी। अब सोच के देखिए, साल के एंड में जब ड्रॉइंग्स अकाउंट धीरे-धीरे खोलेंगे हम, जब भी पैसा निकालेंगे ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, लेकिन जब साल का एंड आएगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट भी हम क्लोज कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है? अब यहाँ पर 31 मार्च में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, साल का एंड आया और ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करूं फिर क्लोज भी करूं, एंड क्या फायदा? सो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से पैसा काटना है। ठीक है? आप पूछिएगा क्वेश्चन। हाँ जी, बुक से पूछिए। ध्यान से देखिए, बिजनेस सर पार्टनर्स मिलकर कर रहे हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे, जैसे सप्लायर 4-5 घर में भी होता है। सपोज पेंट ही करवाना है तो कौन से कलर का करवाना है, कार लेनी है तो कौन सी लेनी, टीवी नया लेना है तो कौन सा लेना है, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। कोई डिसीजन छोटे होते हैं, कोई डिसीजन बड़े होते हैं, तो कौन डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन नहीं लेगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए सेम कॉन्सेप्ट में प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा रहा, तो फिर कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि एक ही ओनर है, चाहे डिसीजन छोटा हो चाहे डिसीजन बड़ा हो वही लेगा। पार्टनरशिप में 4-5 लोग हैं, पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है ये बात कि बड़े डिसीजन के लिए सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, रजामंदी चाहिए, सारे पार्टनर। अगर 50 पार्टनर हैं तो 50 के 50 पार्टनर। अगर छोटा डिसीजन है तो कोई एक पार्टनर भी डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज करके लाना, ये छोटा डिसीजन है, तो कोई भी एक पार्टनर बिना बाकी पार्टनर से पूछे गुड्स खरीद के ला सकता है। अब सर ये कैसे पता लगेगा डिसीजन छोटा है कि बड़ा? मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपए कुछ खरीद के आया, तो बड़ा डिसीजन हो सकता है। उसमें 50,000 रुपए खरीद के लाया, हो सकता है छोटे बिजनेसमैन के लिए बड़ा डिसीजन हो। तो बड़ा या छोटा ये अमाउंट को तो डिसाइड नहीं कर सकते, लॉ में कोई अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते कि इतने अमाउंट से ऊपर का बड़ा, इतने अमाउंट से नीचे का छोटा, क्योंकि हर अमाउंट किसी के लिए बड़ा, हर अमाउंट किसी के लिए छोटा। टाइप ऑफ डिसीजन मेंशन कर रखे हैं 8 टाइप्स, 8 पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये बोला हुआ है कि हम इन 8 को बड़ा डिसीजन बोलते हैं।
इन 8 के अलावा बाकी सारे डिसीजन छोटे हैं। अभी सर 8 के 8 लॉ का सब्जेक्ट का पार्ट है, अकाउंट्स का पार्ट नहीं। एग्जांपल दे देता हूं फिर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, बाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओपनिंग बैंक, ज्यादा हो जाएगा कोई ना। किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, सपोज 5 पार्टनर है, मैं पार्टनर से कहता हूं ये मेरा फ्रेंड है, सीवी पार्टनर, तो बाकी पार्टनर ये इसका सीवी पार्टनर है। हम चेक करेंगे, हम देखेंगे हमें जरूरत नहीं है कि 5 4 5 तरीके 6 हिस्से होंगे प्रॉफिट के, हम नहीं चाहते कोई पार्टनर ऐड करना, तो डेफिनेटली मना कर सकते हैं। बड़ा डिसीजन सर, मान लीजिए कोई ब्रांच खोलनी है और लॉ के हिसाब से वो बड़ा डिसीजन है, 50 में से 49 पार्टनर कह रहे हैं खोल दो, एक पार्टनर कह रहा है नहीं खोलने दूंगा, तो नहीं खोल सकती ब्रांच। बड़े डिसीजन में 100% एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। अब सर ये एक्चुअल में 8 ही होता है, देखो लॉ में लिखा हुआ है 8, हम डीड बनवा करके इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि इन 8 डिसीजन में गुड्स खरीदना नहीं लिखा हुआ, हम अपना डीड बनवाए उसमें लिखिए कि गुड्स परचेज करना बड़ा डिसीजन है, सबके एक्सेप्टेंस चाहिए, तो 9 हो जाएगी वो। समझ आ रही है बात? और इसको 8 को हम घटा भी सकते हैं, डीड में लिख दें कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल मतलब बिल्डिंग जो मूव नहीं हो सकती है ना, जैसे बिल्डिंग हो गई, ऐसी चीजें खरीदना बड़ा डिसीजन है लॉ के हिसाब से। हम लिख सकते हैं डीड के अंदर कि एनी पार्टनर कैन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो छोटा डिसीजन हो गया, तो 8 के साथ रह जाए, तो अपनी डीड में हम इसको 8 को 7 या 6 कर सकते हैं। क्लियर हो गई थी बात? वापस समझाता हूं, तो पार्टनरशिप में कोई छोटे बड़े का चक्कर नहीं है सर, एक ही पर्सन सारे डिसीजन लेता है। पार्टनरशिप में बड़े डिसीजन के लिए सारे पार्टनर ऑल एक साथ एक्सेप्ट करें, छोटे डिसीजन के लिए कोई एक पार्टनर कोई डिसीजन ले ले। मतलब गुड्स खरीदना छोटा डिसीजन है लॉ के हिसाब से, 10 करोड़ के गुड्स खरीद के ले आऊं मैं, तो लेकर के आ सकता हूं। थोड़ा बताता हूं नॉलेज के लिए कंपनी में कैसे होता है जी। नॉलेज पे डिस्कस करो, चैप्टर का पार्ट नहीं। जो कंपनी होती है, कंपनी एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड होता है, उसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट, छोटे डिसीजन में 50% से ज्यादा लोग हाँ बोले और बड़े डिसीजन के लिए 75%, क्योंकि 100% एक्सेप्टेंस इम्पॉसिबल है। रिलायंस में करीब 35-40 लाख शेयर होल्डर हैं, 40 लाख लोग शेयर होल्डर हैं रिलायंस कंपनी के अंदर। 40 लाख लोगों से पूछे कि भाई बताओ ये ब्रांच खोलेंगे नहीं, सभी एक्सेप्ट करें तो ही खुलेगी, तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो कंपनी एक्ट के अंदर रूल बना रखा है कि 75% लोग भी अगर हाँ बोल दें तो बड़ा डिसीजन हो जाएगा, छोटे डिसीजन के लिए 50%। अगेन कंपनी एक्ट में भी लिखा हुआ है कि बड़े डिसीजन की लिस्ट कौन कौन सी है, उसके अलावा सारे डिसीजन छोटे डिसीजन। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई आप? फिर इसमें हम जीरो भी कर सकते हैं डिसीजन में। हाँ, जीरो कर सकते हो उसको, 8 डिसीजन लिख दो अपने रीड में के अंदर कि कोई भी काम कर सकता है, जीरो हो गया। आज के इतना ही रिवाइज करके आना है आपको।